हेलो दोस्तों। तो लास्ट की क्लास में हम लोग नेचुरल रबर के बारे में पढ़े थे कि नेचुरल रबर क्या होता है, कैसे उसको हम लोग बनाते थे आइसोप्रीन से। अगर आपको याद होगा तो नेचुरल रबर को हम लोग आइसोप्रीन से बनाते थे और फिर नेचुरल रबर को अपने यूज के पर्पस के लायक बनाने के लिए हम लोग उसका वल्कनाइजेशन करवाते थे। तो इतना चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये चीज़ सीखे थे कि नेचुरल रबर होता क्या था, उसका वल्कनाइजेशन कैसे करवाते थे, कोपॉलीमराइजेशन क्या होता था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंथेटिक रबर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सिंथेटिक रबर क्या होता है। तो सिंथेटिक रबर, नाम में सिंथेटिक लगा है, इसका मतलब कि ये ऐसा रबर होगा जिसको जो मैनमेड प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेसेस के जरिए बनाया जाता है। अब इस सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल क्या होता है, तो वो होता है हमारा ब्यूनाएस, ब्यूनाएन, नियोप्रीन। ब्यूनाएस के बारे में हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, अब इसको यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ब्यूनाएस जो होता था वो हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन और एस फॉर एस्टायरिन, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता था। इस लेक्चर में हम लोग ब्यूना एन और नियोप्रीन, इस दो सिंथेटिक रबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्यूना एस भी हमारा सिंथेटिक रबर है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी 4th लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं और उसके पहले भी पढ़े हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जरा नियोप्रीन का, तो ये जो नियोप्रीन होता है, इस नियोप्रीन पॉलीमर का मतलब क्या होता है। तो नियोप्रीन का जो मोनोमर होता है वो होता है हमारा 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। अब ये भी याद रखना काफ़ी आसान है। अगर आपको 1,3-ब्यूटाडाइन पता हो तो ब्यूटाडाइन मतलब हम लोग देखते थे कि 4 कार्बन एटम होता था, उसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता था। तो यहाँ फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड लगा है। तो यही स्ट्रक्चर हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन का है, जबकि इस सेकंड कार्बन पे क्या है, नीचे की तरफ एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये जो हमारा कंपाउंड हुआ, ये कंपाउंड हुआ 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। और यही जो 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन है, ये कंपाउंड, ये हमारा मोनोमर है इस नियोप्रीन का। और यहाँ पे हम एन यूनिट लिखे हैं, यानी कि जब हम इस 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन का अगर हम जब एन यूनिट लेते हैं तो एन यूनिट लेने से ये फिर आपस में पॉलीमराइज होगा और आपस में फिर पॉलीमराइज होकर के कोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से कंबाइन होकर के यही यूनिट इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये कैसे बनाता है इसको हम समझ लेते हैं। तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, हम हमेशा देखते हैं कि हम उसका क्या कराते हैं, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन कराने से हर एक कार्बन पे एक एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड, इसका अगर होमोलिटिक फिजन होगा तो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आएगा। फिर इस फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का अगर होमोलिटिक फिजन होता है तो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे भी फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन है उस पर जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा, उसको वो ओपन बॉन्ड के तौर पे फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे हम उसको लगा देंगे, ताकि ऐसा यूनिट आगे और पीछे भी जुड़ सके। फिर और जो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा होमोलिटिक फिजन से, वो फ्री रेडिकल आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, जिससे सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था और एक कोवैलेंट बॉन्ड और बन जाने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से यही स्ट्रक्चर आपस में पॉलीमराइज होकर के कुछ ये शेप बना लेगा। तो ये हमारा 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन था और यही 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन जब पॉलीमराइज होगा तो इसी टाइप का बहुत सारा एन यूनिट एक दूसरे के साथ एक सीक्वेंस में एक के पीछे एक अरेंज्ड हो जाएगा और यही पॉलीमर हमारा नियोप्रीन पॉलीमर कहलाएगा। और ये नियोप्रीन जो पॉलीमर होता है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, तो कन्वेयर बेल्ट्स में करते हैं, गैस्केट्स में करते हैं। तो इन जगहों पे इस कन्वेयर बेल्ट नियोप्रीन पॉलीमर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नियोप्रीन का मोनोमर होता है 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, उसी का आपस में पॉलीमराइजेशन होने से नियोप्रीन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड सिंथेटिक रबर, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्यूना एन के बारे में। तो ब्यूना एस हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्यूना एस के बारे में हम लोग देखे थे कि जो हमारा ब्यूना एस होता था वो हमारा बनता था 1,3-ब्यूटाडाइन और एस फॉर एस्टायरिन से। यहाँ जो हमारा ब्यूना एन होगा तो ब्यूना वर्ड जो होगा ये फिर से एक मोनोमर 1,3-ब्यूटाडाइन को इंडिकेट करेगा, यानी कि इस ब्यूना एन में भी दो मोनोमर है। एक तो हो गया हमारा ब्यूना का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा जो ये एन है ये इंडिकेट करता है अक्राइलोनाइट्राइल को। मतलब कि जो हमारा ब्यूना एन पॉलीमर है, ये पॉलीमर हमारा दो मोनोमर 1,3-ब्यूटाडाइन और एक क्राइलोनाइट्राइल, इसी दोनों मोनोमर के कॉम्बिनेशन से यानी कि पॉलीमराइजेशन से बनता है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा 1 2 3 4 चार कार्बन है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ये कंपाउंड हो गया हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन
और एक्राइलोनाइट्राइल में हम लोग देखते थे कि फंक्शनल ग्रुप CN होता था, इसमें साइनाइड ग्रुप जो होता था वही जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता था तभी हम उसको नाइट्राइल कहते थे। और अक्राइलो है, इसका मतलब 2 कार्बन होगा डबल बॉन्ड से, तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके नीचे CN। तो ये जो हमारा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे सिंगल बॉन्ड CN, ये हमारा अक्राइलोनाइट्राइल होता है। और ये हमारा 4 कार्बन में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन है। ये 1,3-ब्यूटाडाइन और अक्राइलोनाइट्राइल, जब इसी को हम लोग पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लाते हैं और फिर उसी को पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रखेंगे तो यही दोनों आपस में पॉलीमराइज हो जाएगा और पॉलीमराइज होकर के इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। तो हमें फिर से सिंपल सा वही काम करना है कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड दिखे उस डबल बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन करा दें। तो अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड का फ्यूजन कराएंगे तो इससे फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। फिर इस वाले ये जो डबल बॉन्ड है उसमें एक डबल बॉन्ड का अगर हम एक डबल बॉन्ड का, एक कोवैलेंट बॉन्ड का अगर हम होमोलिटिक फ्यूजन करा देते हैं तो होमोलिटिक फ्यूजन कराने से थर्ड और फोर्थ कार्बन पे हमारा फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। यानी कि डबल बॉन्ड वाले का अगर होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों कार्बन पे एक एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड कार्बन का फ्री रेडिकल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, जिससे यहाँ पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड है। और फर्स्ट पोजीशन पे जो कोवैलेंट जो फ्री रेडिकल आएगा वो एक ओपन बॉन्ड के फॉर्म पे हम यहाँ पे इंडिकेट करवाएंगे। और फोर्थ कार्बन पे जो हमारा फ्री रेडिकल आएगा उसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। जो हमारा सेकेंड कंपाउंड था अक्राइलोनाइट्राइल, वहाँ भी डबल बॉन्ड था। इस एक डबल बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन कराएंगे तो इस CH के ऊपर भी एक फ्री रेडिकल आएगा और इस वाले CH2 के ऊपर भी एक फ्री रेडिकल आएगा। इस CH2 का फ्री रेडिकल और इस चौथे कार्बन का जो फ्री रेडिकल है सो ये दोनों भी आपस में बॉन्डिंग करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, जिससे इस CH2, ये वाला CH2 जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सो, और इस CH2 का जो फ्री रेडिकल ये आपस में एक कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइन हो गया। एक एक फ्री रेडिकल से एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे इससे कंबाइन हो गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। और इसका जो यहाँ पे फ्री रेडिकल है वो ओपन बॉन्ड के तौर पे हम यहाँ पे इंडिकेट करा दिए और इसके नीचे सिंगल बॉन्ड CN अटैच हो गया। और इसी का जब बहुत सारा यूनिट जब आपस में अटैच हो जाएगा 1 to 1 तो जो हमारा पॉलीमर बनता है वही पॉलीमर, यानी कि वही हमारा सिंथेटिक रबर ब्यूना N कहलाता है। इसमें N वर्ड इंडिकेट करता है कि इसको अक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर को, और ब्यूना इंडिकेट करता है हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन मोनोमर को। तो इस तरीके से हम लोग ब्यूना N सिंथेटिक रबर का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। अब इस ब्यूना N सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ पे हम करते हैं, तो ऑयल सील्स में, गैस किट्स में, यानी कि ऑयल वगैरह जो डब्बा होता है उसको बंद करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और गैस किट्स को जहाँ जहाँ गैस का कंटेनर होता है उसको भी पैकिंग वगैरह करने के लिए हम लोग इस ब्यूना N वाले रबर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ब्यूना N और साथ साथ जो हमारा नियोप्रीन पॉलीमर था इसका फॉर्मेशन करा सकते हैं और ये इसका यूज भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जरा एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, जो कि पॉइंट नंबर 15.3 है। अब आप खुद से सोचें कि जो हमारा पॉलीमर होता था, हम जानते हैं कि पॉलीमर के अंदर होता क्या है कि बहुत सारा मोनोमर होता था। ये सपोज कर ले एक मोनोमर, फिर ऐसा सेकेंड मोनोमर, फिर ये तीसरा, फिर ऐसा ही डॉट डॉट डॉट, यानी कि बहुत सारा मोनोमर जब कंबाइन होता था तो यही मोनोमर कंबाइन होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन कराता था। ये सपोज कर ले ये सारा का सारा हमारा मोनोमर है। तो बहुत सारा मोनोमर जब कंबाइन होता था तब कंबाइन होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन करता था। लेकिन किसी पॉलीमर में हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप का मोनोमर का कितना मॉलिक्यूल होगा, हम ऐसा चीज़ नहीं कह सकते हैं। और इसी के कारण क्या होगा कि हम किसी भी पॉलीमर का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास कभी हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कितना मोनोमेरिक यूनिट है हमको यही नहीं पता है। इसी कारण से हम करते क्या है कि पॉलीमर के लिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो डिफाइन होता है। हम पॉलीमर के लिए कभी भी एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास का जिक्र नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कितना नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स है इसका हमको पता नहीं होता है। इसी कारण से किसी भी पॉलीमर के लिए हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में जिक्र करते हैं। और किसी भी पॉलीमर का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है वो 10⁻³ से 10⁻7 AMU के बीच में होता है। और यही हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो गया पॉलीमर का। एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास हम नहीं बता सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी का, जो कि है पॉइंट नंबर 15.4 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं बायोडिग्रेडेबल का मतलब
कि जो बायोलॉजिकली यानी कि नेचर जो है अगर किसी चीज़ को डिग्रेड कर दे, यानी कि उसको अगर नष्ट कर देता है, तो इसी को हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और नेचर नष्ट कैसे करता है? जैसे सपोज करें कि हम लोग कोई सेब खाते हैं, सेब को अगर हम एज इट इज ऐसे ही रख दें किसी फर्श पे बहुत समय तक, तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन उसके होने लगता है। जो बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह होता है या फिर जो फंगस होता है, वो उसको धीरे 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 नष्ट करने लगता है। तो उसी तरीके से अब हम उन पॉलीमर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। और ये आगे अगर देखा जाए तो एक रिसर्च का बहुत ही बड़ा स्कोप होता है। उसका रीज़न क्या है कि अभी तक हम लोग जितना भी पॉलीमर पढ़े हैं वो सारा का सारा हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल था। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि अगर वो हमारे इन्वायरमेंट रहेगा, सपोज करें जैसे पॉलिस्टर हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब अगर पॉलीथीन हमारे इन्वायरमेंट में है तो हमारा इन्वायरमेंट उस पॉलीथीन को जल्दी ख़त्म नहीं कर सकता है। तो वो हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं धीरे 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 पॉल्यूट करते रहता है और काफ़ी लंबे समय तक करता है। इसीलिए हमें ज़रूरत है किसी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का, यानी कि हम ऐसा पॉलीमर बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि नेचर उसको ऑटोमेटिकली अगर हम उसको फेंक दें तो नेचर तुरंत उसको डिकम्पोज कर दे। तो इससे होगा क्या कि वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं कर पाएगा। इसी कारण से हमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को बनाने का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और अभी के समय में ये एक रिसर्च का बहुत ही बड़ा स्कोप भी है अगर देखा जाए तो अगर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के डेफिनेशन की बात किया जाए तो ऐसा पॉलीमर विच कैन बी डिग्रेडेड बाय नेचर, यानी कि ऐसा पॉलीमर जिसको नेचर खुद नष्ट कर सके। नेचर खत्म करने का मतलब है कि ऐसा पॉलीमर जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जिसका हो सके, इसको बैक्टीरिया वगैरह या फिर नेचर का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको जब डिग्रेड कर दे, उसको डिकम्पोज कर दे, तो ऐसे पॉलीमर को ही हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं। अब हमको कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में एनसीईआरटी में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास पीएचबीबी। इस पीएचबीबी का अगर हम पूरा नाम जाने तो ये होता है हमारा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अगर हम इसको देखें तो ये पी वर्ड जो है ये पॉली को इंडिकेट करता है, एच इंडिकेट करता है हाइड्रोक्सी को, ब्यूटाइरेट से पहले भी और वैलेरेट के पहले भी। तो इसीलिए ये पॉली और यहाँ पे ब्यूटाइरेट है, तो ब्यूटाइरेट से पहले बीटा हाइड्रोक्सी यहाँ पे लगा देना है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। फिर उसके बाद ये वैलेरेट है, तो इस वैलेरेट से पहले भी फिर हाइड्रोक्सी दोनों के पहले आता है, तो फिर को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब ये अगर नाम याद हो गया तो अब हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो हमारा पीएचबीबी पॉलीमर है जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, ये दो मोनोमेरिक यूनिट से बनके बना होता है। दो मोनोमर से दो टाइप के मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब जैसे इसमें हम समझे तो पहला जो हमारा होता है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप ये ब्यूटाइरेट है तो ब्यूट वर्ड आया, इसका मतलब है कि 4 कार्बन होगा, तो ये 1 2 3 4 4 कार्बन हुआ। और जिसमें से जो हमारा लास्ट कार्बन होता है उसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शन ग्रुप होता है, यानी C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH हो गया। फिर चूंकि यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी है तो बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब होगा कि जिस कार्बन पे जो कार्बन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, जैसे सपोज करें ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, तो बीटा का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन के बाद एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे, जैसे अगर हम इसको मान लें कि ये हमारा फर्स्ट कार्बन है तो इसके रिस्पेक्ट में हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ, और इस अल्फा के रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या हो गया, बीटा। यानी इस कार्बन के लिहाज से ये हो गया अल्फा क्योंकि इसका पड़ोसी कार्बन है ये, और इस कार्बन के लिहाज से देखा जाए तो ये अल्फा हुआ तो ये इसका बीटा हुआ, मतलब इसके और इसके बीच में एक का गैपिंग है। यानी कि इसी बीटा पोजीशन पे हम कह सकते हैं कि OH ग्रुप अटैच्ड है, इसी कारण से हम इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। और ब्यूटाइरेट इसीलिए क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है। तो इस तरीके से पहला ब्यूटाइरेट आया। इसका मतलब समझना है कि पीएचबीबी जो होता है वो जिस दो मोनोमर से बनता है उस दो मोनोमर में एक तो ब्यूटाइरेट आया। ब्यूटाइरेट का मतलब कि यहाँ 5 कार्बन वाला एक मोनोमेरिक यूनिट है। और फिर जो दूसरा होता है तो ये जो ब्यूटाइरेट होता है इसका मतलब है कि ये 4 कार्बन का एक मोनोमेरिक यूनिट होता है। और दूसरा जो हमारा को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट लगा तो इस वैलेरेट में हमको समझना है कि ये हमारा 5 कार्बन का मोनोमेरिक यूनिट होता है। इसका मतलब कि पीएचबीबी 2 मोनोमेरिक यूनिट से कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें से पहला मोनोमर में 4 कार्बन होगा और दूसरे मोनोमर में 5 कार्बन। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक वाले में 4 कार्बन को अटैच कर देंगे,
सबसे लास्ट कार्बन पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड देना है और उसके बीटा पोजीशन यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन के बाद एक कार्बन को छोड़ करके दूसरे कार्बन पे यानी इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा यानी बीटा पोजीशन पे हम हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप को इंडिकेट कराए हैं। इसी कारण से ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हुआ। फिर अगर वैलेरेट समझे तो वैलेरेट इंडिकेट करता है कितने कार्बन को, तो ये 5 कार्बन वाले को इंडिकेट करता है, जबकि ब्यूटाइरेट इंडिकेट करता था 4 कार्बन वाले को। तो वैलिडेट है इसका मतलब 5 कार्बन सबसे पहले हमको एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेना है 1 2 3 4 5 और जो 5वां कार्बन हो गया वो हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। और फिर 5वें कार्बन, इस कार्बन के जस्ट बगल में अगर इसको हम देखें तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको समझे तो ये अल्फा हुआ, तो ये कार्बन हमारा बीटा हुआ। और चूंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी है इसका मतलब कि इस वाले कार्बन पे एक नीचे की तरफ हम OH ग्रुप को अटैच कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से 2 मोनोमेरिक यूनिट हमारा तैयार हो जाता है और इसके नाम के बेसिस से जो इसके अंदर जो PHBB का फुल नेम है इसके बेसिस से हम इसके मोनोमर को आसानी से याद कर सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। फिर अगर हमको इसका नाम लिखना होगा तो हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, तो अगर हम इसका नंबरिंग करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, 4। तो थर्ड पोजीशन पे तो हाइड्रोक्सी हुआ तो ये 3 हाइड्रोक्सी हो गया। पैरेंट चेन के अंदर चूंकि 4 कार्बन था तो ब्यूटेन वर्ड लगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगता है, तो इसी कारण से ब्यूटानोइक एसिड हो गया। यानी ये हमारा थर्ड कार्बन पे इधर से देखा जाए तो हाइड्रोक्सी लगा था, इसी कारण से ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड है। इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी इस साइड से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ही हमारा हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है, तो ये 3 हाइड्रोक्सी। और चूंकि पेरेंट चेन के अंदर हमारा 5 कार्बन था तो इसी कारण से हमारा पेंटानोइक एसिड हुआ। तो ये हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और ये हमारा 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड है। और यही दोनों अगर हमको बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड and 3 hydroxy pentanoic acid are the monomers of PHBB। तो इस तरीके से PHBB का अगर हमको पूरा नाम पता हो तो ब्यूटाइरेट से समझेंगे कि पहला मोनोमर में 4 कार्बन होगा और वैलिडेट से समझेंगे कि दूसरा मोनोमर में 5 कार्बन होगा। और बीटा पोजीशन पे इसका मतलब कि जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके बाद एक कार्बन को छोड़ करके दूसरे कार्बन बीटा पोजीशन पे हम एक OH ग्रुप लगा देंगे, यही हमारा हाइड्रोक्सी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके मोनोमर्स को याद कर सकते हैं। अब हम जरा ये देखते हैं कि ये दोनों मोनोमर आपस में कंबाइन हो करके किस तरीके से PHBB पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। तो पहला हो गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये फर्स्ट ये सेकंड कार्बन हुआ, ये थर्ड कार्बन, और थर्ड कार्बन पे ही होता क्या था कि OH ग्रुप लगा रहता था। अगर हम स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड कार्बन पे ही OH नीचे लगा हुआ था और फोर्थ कार्बन, इसी को हम ऐसे भी इंडिकेट करा सकते हैं कि हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कार्बन पे OH को हम अभी यहाँ लेफ्ट में कर दिए और ये जो CH3 लेफ्ट में लगा था उसको हम नीचे इंडिकेट करा दिए। उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो हमारा कंपाउंड होता था इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे OH नीचे हम यहाँ दिखाए थे, यहीं पे हम थर्ड कार्बन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे OH को हम लेफ्ट साइड में इंडिकेट करा दे रहे हैं। और जो इसके बाद इस थर्ड कार्बन के बाद जो CH2 CH3 लगा हुआ था लेफ्ट साइड में, इस यूनिट को हम लोग नीचे में इंडिकेट करा दे रहे हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसे स्ट्रक्चर को आगे की तरफ जरा समझने का कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानते हैं कि ये अपने OH ग्रुप को डोनेट करता है और ये हमारा अल्कोहल है और अल्कोहल H। तो इसका OH और इसका H जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2 और एक O H2O। तो H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, यानी कि जहाँ जहाँ अल्कोहल है वहाँ से केवल ये केवल H यहाँ से रिलीज होगा। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये OH ग्रुप को रिलीज करता है, तो यहाँ से OH ग्रुप रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ था तो अल्कोहल वाला केवल H को रिलीज करता है। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड था तो ये OH को रिलीज करेगा। इस वाले पोजीशन पे भी अल्कोहल है तो ये केवल हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और फिर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड O और ये फिर ये ऑक्सीजन से ये पूरा कंबाइन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन बचा और इधर की तरफ एक ओपन बॉन्ड इंडिकेट कराएं, ये CH नीचे CH3, फिर ये CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O। उसके बाद हम देखें तो इतना जो यूनिट था ये तो H2O के फॉर्म में निकल गया बाहर, तो उसके बाद फिर ये O बचा, तो यही O को हम इस C डबल बॉन्ड O के बाद अटैच कर दिए O।
फिर यहाँ CH, नीचे CH2, CH3 एज इट इज इंडिकेट कराए हैं, CH2 यहाँ C डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और इधर से चूंकि OH ग्रुप निकल गया है बाहर की तरफ, इसी कारण से यहाँ C डबल बॉन्ड हो के बाद यहाँ पे ओपन बॉन्ड से इंडिकेट कराएं। तो इस तरीके से ये हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक और फिर ये हमारा 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है, कंबाइन करके ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ N लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ऐसा ही स्ट्रक्चर जब N बार एक दूसरे के साथ एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएगा, तो अरेंज होने से ही होगा क्या कि यही हमारा पॉलीमर बनाएगा PHBB, यानी कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, इस टाइप के पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। अब आप पहले भी जानते हैं कि जहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से वहाँ हमेशा एस्टर का फॉर्मेशन हो सकता है, तो जो कि यहाँ से क्लियरली विजिबल भी होगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, और इधर की तरफ हम देख सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो लिंकेज है हमारा, ये एक एस्टर लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज बना। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो हमारा PHBB है ये एक टाइप का पॉलीएस्टर भी है। पॉलीएस्टर भी क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इस PHBB में बहुत सारा ऐसा एस्टर लिंकेज मिलेगा, तो बहुत सारा एस्टर मिलेगा, इसी कारण से इसको हम लोग पॉलीएस्टर भी कह सकते हैं इस PHBB को। सो PHBB इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएस्टर। अब इसके बाद जो पॉइंट लिखा हुआ है, चूंकि हम लोग तो ये देख लिए हैं कि ये जो हम लोग PHBB देख रहे थे ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब कि इसका बैक्टीरियल डिसइंटीग्रेशन, यानी ये आसानी से डिकम्पोज हो सकता है, टूट सकता है, ये पॉल्यूट नहीं करता है। इसीलिए इस PHBB जो है इसके बारे में लिखा गया है कि PHBB अंडरगोज बैक्टीरियल डिसइंटीग्रेशन, कि PHBB को बैक्टीरिया जो है वो आसानी से तोड़ देता है। इसी कारण से इसका इस्तेमाल हम लोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, यानी कि बहुत सारी जो दवाइयाँ होती है उन दवाइयों का जो ऊपरी लेयर होता है वो ऊपरी लेयर बनाने में भी इस PHBB का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम उन दवाइयों को खाते हैं तो उसके अंदर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो हमारे पेट में चला जाता है, और उसके ऊपर का जो कवर होता है जो कि एक पॉलीमर होता है वो हमारे पेट के अंदर मौजूद जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसको डिसइंटीग्रेट आसानी से कर देते हैं, जिससे हमको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसी कारण से इस PHBB का इस्तेमाल हम लोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में करते हैं। उसके बाद है कि इसी PHBB का इस्तेमाल ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में भी, यानी कि जो हड्डी वगैरह से रिलेटेड जो डिवाइसेस बनाई जाती है हड्डियों को टूटने जोड़ने वगैरह के लिए, वहाँ उन डिवाइसेस के बनाने में भी PHBB मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ PHBB खत्म होता है। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है हमारा नाइलॉन टू नाइलॉन 6, जो कि हमारा सेकेंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ है नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। तो नाइलॉन टू नाइलॉन 6 लगा है, इसका मतलब बता रहा है यहाँ पे एक 2 और यहाँ 6, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर एक तो 2 मोनोमर होगा। नाइलॉन टू नाइलॉन 6 के अंदर 2 मोनोमर होगा। पहले मोनोमर के अंदर 2 कार्बन होगा, जबकि दूसरे मोनोमर के अंदर 6 कार्बन होगा। ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। नेम से ही बहुत सारे मोनोमर के बारे में क्लियर हो जाता है। नाइलॉन टू नाइलॉन 6 एक पॉलीमर है और ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसका जो मोनोमर होता है वो 2 टाइप का मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक मोनोमर में 2 कार्बन होता है और दूसरे मोनोमर में 6 कार्बन होता है। और ये जो दोनों का दोनों इसका मोनोमर होता है नाइलॉन टू नाइलॉन 6 का, वो अमीनो एसिड का ही एक टाइप होता है। अब अमीनो एसिड होता क्या है, अगर आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है, जो कि इससे पॉलीमर के पहले पढ़ाया गया था, अगर आपको याद हो तो उसमें बीच में एक सेंट्रल कार्बन होता था, उसके एक तरफ एक हमारा COH कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, दूसरे तरफ हम लोग उसमें NH2 ग्रुप देते थे, ऊपर की तरफ हमारा उसमें हाइड्रोजन देते थे और नीचे की तरफ यहाँ पे हम लोग एल्काइल ग्रुप को जोड़ते थे। यानी यही हमारा अमीनो एसिड का टाइप होता था। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले एक तो 2 कार्बन वाला हमको एक अमीनो एसिड तैयार कर लेना है। तो अब 2 कार्बन वाला अमीनो एसिड मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है ही, तो नीचे भी एक हम हाइड्रोजन कर देंगे तो ये CH2 हो जाएगा, इधर NH2 इधर COH। तो 2 कार्बन का एक अमीनो एसिड ये हो गया हमारा CH2 COH NH2। और इस कंपाउंड का अगर आपको नाम याद हो, जो कि बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया गया था, अगर आपको इस बायोमोलिक्यूल के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो इस वीडियो से पहले आप एक बार बायोमोलिक्यूल चैप्टर को समझ ले, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको पता चल पाएगा कि ये ग्लाइसिन क्या होता है। तो ये हमारा ग्लाइसिन होता है NH2 CH2 COOH, ये ग्लाइसिन हो गया, जिसके अंदर 2 कार्बन है, आप देख सकते हैं। इसीलिए बोला गया कि नाइलॉन टू नाइलॉन 6 में जो एक मोनोमर होगा उसके अंदर 2 कार्बन होगा
और जो दूसरा मोनोमर होगा उसके अंदर 6 कार्बन होगा। चूंकि ये भी हमारा एक टाइप का जो है, ये भी हमारा एक टाइप का चूंकि अमीनो एसिड है, इसीलिए एक कार्बन पे तो हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को इंडिकेट कराएंगे ही करेंगे। तो इस कारण से एक कार्बन हो गया, तो अभी हमको और 5 कार्बन अटैच करना है क्योंकि इसके अंदर टोटल 6 कार्बन है। तो इसी कारण से इस कार्बोक्सिलिक एसिड से सटे हम लोग 5 CH2 यूनिट को अटैच कर दिए, 1 2 3 4 5, और सबसे आखिरी में हम लोग NH2 को लगा दिए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा एक अमीनो एसिड है। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास यहाँ पे COOH यूनिट जो है, एक तरफ हमारे पास NH2 यूनिट है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इस टाइप से। तो ये है जो हमारा होता है 6 कार्बन वाला अमीनो एसिड। इस एसिड का नाम होता है कैप्रोइक एसिड। यानी कि जो नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 होता है, इससे ये पता चलता है कि एक मोनोमर के अंदर 2 कार्बन होता है। 2 कार्बन वाला ये जो मोनोमर होता है, इस मोनोमर का नाम होता है ग्लाइसिन। और जो दूसरा मोनोमर है जिसके अंदर की 6 कार्बन होता है, इस 6 कार्बन वाले मोनोमर का नाम होता है कैप्रोइक एसिड। अब कैप्रोइक एसिड में हम देख रहे हैं क्या कि कैप्रोइक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और साथ साथ यहाँ अमाइन भी है। और दूसरा जो हमारे पास ग्लाइसिन है, इसके अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमाइन भी है। क्यों? क्योंकि ये अमीनो एसिड है दोनों। हम जानते हैं कि अमीनो एसिड जो होता है उसके अगर नेचर के बारे में देखा जाए तो वो हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता था, मतलब उसके अंदर एसिडिक और साथ साथ बेसिक यूनिट दोनों अटैच होता था। इसी कारण से ये दोनों हमारा अमीनो एसिड है एक टाइप का। यानी नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का 2 मोनोमर है, एक होता है ग्लाइसिन और दूसरा होता है इसका कैप्रोइक एसिड। अब होता क्या है कि जो हमारा इस अमीनो एसिड में जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने OH पोर्शन को ये रिलीज करेगा, और जो NH2 है यानी कि जहां अमाइन है, ये अमाइन एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और इस अमाइन NH2 से एक हाइड्रोजन, H और OH एक दूसरे के साथ H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और H2O के फॉर्म में जब रिलीज हो जाएगा तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये NH2 है, एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाने के बाद ये केवल NH बचेगा। इस NH को ओपन बॉन्ड से इंडिकेट कराया गया है। और फिर यहाँ पे ये CH2 है, ये CH2 इंडिकेट कराएगा, यहाँ पे C और ये O आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड के फॉर्म में होगा, तो C डबल बॉन्ड O। चूंकि ये OH यहाँ से निकल गया, यहाँ से NH2 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकल गया, तो यहाँ पे बचा बस NH। यही NH को हम यहाँ इंडिकेट करा दिए। और फिर उसके बाद CH2 हमारा, हम अगर देखें ध्यान से तो 1 2 3 4 5 है। CH2 चूंकि 5 यूनिट में था, इसी कारण से यहाँ शॉर्ट में CH2 को 5 टाइम्स लिख दिया गया है, CH2 5। उसके बाद हमारे पास C डबल बॉन्ड O बचता था और इधर की तरफ हम सिंगल बॉन्ड से इंडिकेट करा दिए यहाँ N, मतलब कि यही हमारा एक पॉलीमर हो गया। और यहाँ N के वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा ही बहुत सारा जो लिंकेज है, ऐसा ही बहुत सारा जो यूनिट होगा, जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो वही कंबाइन होकर के जो पॉलीमर बनाएगा, उसी पॉलीमर का हमको नाम बोलना है कि वो हमारा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 होगा। अब अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH आता है, तो C डबल बॉन्ड O NH ये जो लिंकेज होता था, इसी लिंकेज को हम लोग अमाइड लिंकेज बोलते थे। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 होता है, इसके अंदर अमाइड लिंकेज पाया जाता है। इसी कारण से ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो पॉलीमर है, एक टाइप का पॉली अमाइड है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉली अमाइड, की हमारा एक टाइप का पॉली अमाइड हो गया। उसके बाद जो NCERT का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो कि है 15.5, और इसका नाम है पॉलीमर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। इसके आप NCERT में देखें, NCERT में ये जो पॉइंट है इसमें लिखा कुछ नहीं हुआ है, बस एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ पॉलीमर्स का नाम दिया गया है और उस पॉलीमर के बारे में बताया गया है कि उसका मोनोमर, इसमें एक टेबल बनाया गया है और उस टेबल में बताया गया है कि ये पॉलीमर है, उस पॉलीमर में मोनोमर कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है और उस पॉलीमर का यूज क्या क्या है। तो एक टेबल बनाया गया है, अच्छा होगा उस टेबल को आप लोग वहाँ से याद कर ले तो वही होगा, उसमें समझने का कोई चीज़ नहीं है, बस उसको एक बार आप समराइज कर ले तो वही इसका लास्ट पॉइंट और यही लास्ट टॉपिक होता है। तो इस तरीके से NCERT केमिस्ट्री क्लास 12th का जो चैप्टर 15 था, जो कि हमारा पॉलीमर है, ये यहाँ पे चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।